I'm starting the new concept. The concept of volume. फिजिक्स और केमिस्ट्री में हर जगह 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 इनफैक्ट हम वॉल्यूम टर्म का इस्तेमाल करते हैं. वी कीप ऑन यूजिंग दिस टर्म वॉल्यूम एवरी नाउ एंड देन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस वॉल्यूम? वी यूज्ड टू से द स्पेस ऑक्यूपाइड by the matter is said to be the volume. कोई सा भी मैटर है, the space occupied by the matter is said to be the volume. The matter may be solid, the matter may be liquid or the matter may be gas. कोई सा भी state of matter हो सकता है. The space occupied by that matter we call it the volume. देखिए, जस्ट इमेजिन अ क्यूब. एक हाँ ठीक है, विच ऑक्यूपाई स्पेस नहीं, मैंने कहा है द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मैटर. किसकी? हाँ डेफिनेटली. नहीं 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 नहीं, क्या गलत फंडा, बिल्कुल गलत फंडा. देखिए, मैटर को हमने कैसे डिफाइन करा है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस वी कॉल इट मैटर. ठीक है ना? नाउ एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. मतलब कोई सी भी चीज जो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, हम उसे मैटर कहेंगे. और उस चीज के द्वारा ऑक्यूपाइड जो वॉल्यूम, जो स्पेस है, उसे हम वॉल्यूम कहेंगे. अब वॉल्यूम इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग. मैटर means mass, volume means some area into height. दोनों का फिजिकल सिग्निफिकेंस भी अलग है, दोनों का डायमेंशन भी अलग है, दोनों चीजें भी अलग है. कोई सी भी चीज जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, हम उसे मैटर कहते हैं. और उस मैटर के द्वारा जो भी कुछ वॉल्यूम मतलब स्पेस ऑक्यूपाइड है, उसे हम वॉल्यूम कहते हैं. ये दोनों ही डिफरेंट चीज है. और मैं इस समय मैटर को, मास को तो समझा चुका हूं. मैंने यह बता दिया है कि कोई एटम का मास कितना होगा या किसी भी चीज का जो मास है वह कैसे मेजर करा जाए, यह बात मैंने अभी तक बता दी है. अब मैं इस वॉल्यूम को समझा रहा हूं. अब वॉल्यूम समझाने के लिए मैं कहता हूं दिस इज एनी क्यूब. यह एक क्यूब इमेजिन कीजिए. द length of the cube is 1 centimeter. The length of the cube is 1 centimeter. The breadth is 1 centimeter and the height is 1 centimeter. एक क्यूब इमेजिन करें. किस तरह का? शायद इतना बड़ा क्यूब. यह 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर ब्रेड्थ, 1 सेंटीमीटर हाइट. बिल्कुल छोटा सा इस तरह का एक क्यूब इमेजिन करें. We used to say that the volume of the cube is length into breadth into height, and that is 1 centimeter cube, or we write 1 cc. We used to say that the space occupied by this cube is 1 centimeter cube or simply 1 cc. इसी तरह से आप एक क्यूब इमेजिन कीजिए whose length is 1 meter, breadth is 1 meter and height is also 1 meter. इस क्यूब के लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दोनों तीनों 1 मीटर है. We used to say that the volume of this cube is 1 meter into 1 meter into 1 meter. That is 1 meter cube. 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर बड़ी. इतनी बड़ी कोई टंकी है, क्यूबिकल टंकी है, उसकी इंटरनल एज लेंथ 1 मीटर
ब्रेथ लेंथ 1 मीटर एंड हाइट ऑल्सो 1 मीटर। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि उसमें कितना पानी भरा सकता है, then the answer is 1 meter cube of water can be poured in that vessel. Now, how many centimeter cube are there in 1 meter cube? We used to say that इस 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, इस 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर और इस 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर, and this 10 to the power 6 centimeter cube or 10 to the power 6 cc. We used to say that 1 meter cube, it's always equal to 10 to the power 6 cc. Now, this, beside this meter cube and beside this centimeter cube, we have got another unit of volume and we call it 1 liter. Now, what is that 1 liter? ब्रिटेन के एक म्यूजियम में एक वेसल रखा हुआ है, उस वेसल को पूरा भर दीजिए पानी से। जितने वॉल्यूम पानी के उस वेसल में होंगे उसी वॉल्यूम को हम 1 लीटर कहते हैं। 1 लीटर इट्स ए स्टैंडर्ड वॉल्यूम एंड दैट स्टैंडर्ड वॉल्यूम इज डिटरमाइंड लाइक दिस। देयर इज ए स्टैंडर्ड वेसल, उस स्टैंडर्ड वेसल में जितना भी पानी आएगा उसी को हम 1 लीटर कहते हैं। नाउ इंटरेस्टिंगली दैट 1 लीटर is equal to 1000 centimeter cube or 1000 cc. That 1 liter is equal to 1000 cc or 1000 centimeter cube. Now observe that 1 meter cube is 10 to the power 6 cc and 1 liter equal to 1000 cc. For 1 cc, I can always write 10 to the power minus 6 meter cube. इस एक्सप्रेशन से मैं लिख सकता हूं 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10 टू पावर 6 cc, hence 1 cc is equal to 10 to power minus 6 मीटर क्यूब। और 1 cc की जगह यदि इधर मैं 10 टू पावर माइनस 6 मीटर क्यूब लिख दूंगा, then 1 liter I can rewrite as 10 to the power minus 3 मीटर क्यूब। मतलब कि 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेड्थ और 1 मीटर हाइट की यदि कोई टंकी ली जाए तो उसमें 1000 बार 1000 लीटर्स इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। 1000 बार 1 लीटर वाला डब्बा पूरी तरह से भरकर उसमें पोर करा जाए। 1 मीटर क्यूब की टंकी है, 1 लीटर का वेसल लें तो 1000 बार हमको उसमें पानी लेकर उसमें इस तरह से डालना होगा, तब वह टंकी पूरी भराएगी। 1000 लीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। हर तरीके से मैं कन्वर्जन फैक्टर्स लिख रहा हूं। खास बात प्रॉब्लम्स करते समय वी कीप ऑन कन्वर्टिंग द यूनिट्स। एक यूनिट में वॉल्यूम दे रखा है, हम किसी दूसरे यूनिट में करेंगे, दूसरे में दे रखा है आंसर किसी तीसरे यूनिट में देंगे। एक और यूनिट हो सकता है मिलीलीटर्स भी हम इस्तेमाल करते हैं। 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 लीटर्स। 10 टू द पावर माइनस 3 लीटर्स और 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर क्यूब और 1 सीसी और 1 सेंटीमीटर क्यूब। मिलीलीटर्स भी हम यूनिट देखते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था मिली इट्स अ सिंपल कन्वर्जन फैक्टर। मिली एक न्यूमेरिकल फैक्टर है एंड दैट मिली ऑलवेज मींस 10 टू पावर माइनस 3। अब मिलीलीटर मींस 10 टू पावर माइनस 3 लीटर्स। मिली की जगह बस 10 टू पावर माइनस 3 लिख दिया। नाउ 10 टू पावर माइनस 3 लीटर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं कहीं ना कहीं
10⁻³ लीटर्स, 1 लीटर की जगह पर हम 10⁻³ मीटर क्यूब रख दें तो 10⁻6 मीटर क्यूब हो गया। और साथ में 1 लीटर इक्वल टू 1000 सीसी यदि रख देंगे तो 1 सीसी या 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 1 ml बराबर 1 सीसी होता है या 1 सेंटीमीटर। एक और यूनिट वॉल्यूम की हम देखते हैं, 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब, व्हाट डू यू मीन बाय 1 डेसीमीटर क्यूब? 1 डेसीमीटर का एक क्यूब इमेजिन कीजिए जिसकी लेंथ 1 डेसीमीटर हो, जिसकी ब्रेड्थ 1 डेसीमीटर हो और जिसकी हाइट भी 1 डेसीमीटर। इस तरह का एक क्यूब इमेजिन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय 1 डेसीमीटर? 1 डेसीमीटर इट्स ऑलवेज इक्वल टू 1/10 मीटर। 1 डेसीमीटर इट्स ऑलवेज इक्वल टू 1/10 मीटर। इस क्यूब की लेंथ 1 डेसीमीटर, ब्रेड्थ 1 डेसीमीटर, हाइट 1 डेसीमीटर, सब कुछ 1 डेसीमीटर। तो इस क्यूब का जो वॉल्यूम होगा दैट इज 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर, दैट इज 1 डेसीमीटर क्यूब। और इस 1 डेसीमीटर की जगह पर हम लिख सकते हैं 1/10 मीटर, 1/10 मीटर इंटू 1/10 मीटर, and this 10⁻³ meter cube. And interestingly, this 10⁻³ meter cube, it's also 1 liter or it's 1000 ml or 1000 cc. यह यूनिट्स हम वॉल्यूम के देखते हैं, या तो मीटर क्यूब देखोगे या फिर डेसीमीटर क्यूब देखोगे या फिर सेंटीमीटर क्यूब देखोगे। सेंटीमीटर क्यूब को सीसी में भी लिखते हैं, या फिर आप लीटर्स देखोगे या फिर आप मिलीलीटर्स देखोगे। The volume is generally measured in all these units and learn their conversion factors. 1 सेंटीमीटर क्यूब कैसे डिफाइन करा है, 1 मीटर क्यूब कैसे डिफाइन करा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 मीटर क्यूब में रिलेशनशिप। फिर उसके बाद 1 लीटर क्या है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1000 सीसी होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। और इधर से हमें ये भी समझ में आ जाता है कि 1000 लीटर शुड बी इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। 1 मिलीलीटर, लीटर के आगे एक फैक्टर लगा दिया और मिलीलीटर बोल दिया, मिलीलीटर इक्वल टू ऑल दिस थिंग। और फिर एक और नई यूनिट जो आप कहीं कहीं पर देखोगे दैट इज डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम के बारे में यह सभी बातें आपको अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। माय नेक्स्ट कंसेप्ट इज द कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी। के बाद में डेंसिटी कंसेप्ट समझाऊंगा। द नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट इज द कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी। फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते समय हम इस डेंसिटी कंसेप्ट को भी फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं प्रॉब्लम्स में। प्रॉब्लम्स में जगह जगह पर डेंसिटी दी जाती है, डेंसिटी ऑपरेट करना पड़ती है या फिर डेंसिटी निकालनी पड़ती है। इट्स डिफाइंड एज जनरली डिनोटेड बाय रो and it's defined as mass per unit volume. देखिए, डेंसिटी दो तरीके से कंसेप्चुअलाइज की जाती है, एक तो एब्सोल्यूट डेंसिटी और एक रिलेटिव डेंसिटी। This is absolute density. यह जो डेफिनेशन है एब्सोल्यूट डेंसिटी की है। Now this density is given in
the MKS unit of density would be kg per meter cube. This is MKS or SI unit. Or this density is given in gram per centimeter cube. This is CGS unit. जैसे मैंने बताया MKS यूनिट में मास का यूनिट केजी होता, जो मास है उसका यूनिट किलोग्राम होता है, केजी, और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है, क्योंकि लेंथ इट्स ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर्स। MKS सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में लेंथ को हमेशा हम मीटर्स में मेजर करते हैं, इसलिए वॉल्यूम हमेशा मीटर क्यूब में होगा। और जो वेट है, जो मास है, उसको हम हमेशा किलोग्राम में मेजर करते हैं, इसलिए डेंसिटी का यूनिट केजी पर मीटर क्यूब होना चाहिए। While in CGS unit, CGS system, length is always measured in centimeter and mass is measured in grams. Hence, density should be given in terms of grams per centimeter cube. तो फिर मेरा आपसे एक सवाल है, 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब is equal to how many gram per centimeter cube, और 1 gram per centimeter cube is equal to how many kilogram per meter cube. क्या इसी समय आप मुझे यह कैलकुलेट करके बताएंगे? 1 kg per meter cube is equal to how many gram per centimeter cube, और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू हाउ मेनी केजी पर मीटर क्यूब। क्या यह डेंसिटी का सीजीएस और एमकेएस यूनिट में कन्वर्जन फैक्टर मुझे बताएंगे? हाँ हाँ बोलो। नहीं, आप इधर क्या, पहले वाले में बस आंसर बता दो, इधर क्या आएगा? हाँ, 10 to the power, हाँ, और इधर 10 to power, दैट्स करेक्ट। देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब को हम ऐसे लिखेंगे, 1 किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम, और 1 मीटर क्यूब की जगह जैसा मैंने ये बताया 10 to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब। हेंस इट्स 10 to the power -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज 10 to the power -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नाउ यदि हम वाटर की डेंसिटी देखें, हम वाटर को लें, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर लें, and if we weigh it accurately, we will find that 1 centimeter cube always weigh 1 gram। 1 सेंटीमीटर क्यूब पानी में हमेशा 1 ग्राम पानी होता है। The density of water is interestingly 1 gram per centimeter cube, or it's 1000 kg per मीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर क्यूब की टंकी बनाई जाए, 1 मीटर लेंथ हो जिसकी, 1 मीटर ब्रेड्थ हो जिसकी, और 1 मीटर हाइट हो, इतनी बड़ी टंकी 1 मीटर की बनाई जाए, तो उसमें
1000 किलो पानी आ जाता है। दिस इज एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी इज ऑल्सो गिवन इन, समटाइम इट्स ऑल्सो गिवन इन, कई प्रॉब्लम्स में कई जगह पर डेंसिटी ग्राम्स पर लीटर्स में भी दी हुई मिलेगी। 1 ग्राम पर लीटर इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स पर सीसी। 1 ग्राम पर 1 ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम पर सीसी। सर ये डेंसिटी की डेफिनेशन होती है मास बाय वॉल्यूम। हाँ, और अगर ये इमेजिन जो सर आपने वॉल्यूम इमेजिन करवाया सर, ये डेंसिटी को इमेजिन करने हैं सर कैसे करेंगे? नहीं, मुझे आपका सवाल ही समझ में नहीं आया। फिर आप पूछिए। जैसे आपने वॉल्यूम का बताया क्यूबॉइड का शेप बना के। हाँ और हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो बोलो। और ऐसे ही अगर आप डेंसिटी का बनाएंगे, मतलब डेंसिटी का डिफाइन करेंगे। डेंसिटी जैसे डब्बा है, क्या डब्बा आपको दिख रहा है? सर दिख रहा है पक्का? यस सर। यह 1 डेसीमीटर, यह 1 डेसीमीटर और यह 1 डेसीमीटर, मतलब यह 1/10 मीटर, 1/10 मीटर, 1/10 मीटर। इसका वॉल्यूम क्या हुआ? 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 डेसीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है, और 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल हाउ मेनी लीटर्स? लिखना पड़ेगा। 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल हाउ मेनी लीटर्स? सर 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट 2 मिनट लो, लेकिन बताओ तो सही। 1 डेसीमीटर, हाँ 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसमें डब्बे में जिसका वॉल्यूम 1 लीटर है, इसको मैं पूरी तरह से भर देता हूं लेटस से अल्कोहल से। कैसे भर देता हूं? अल्कोहल। 100% इसको ऊपर तक अल्कोहल से भर दिया मैंने। अब मैंने कितनी अल्कोहल ले रखी है? 1 डेसीमीटर क्यूब अल्कोहल, 1 डेसीमीटर क्यूब अल्कोहल ले रखी। अब उसे मैं एक्यूरेटली वे कर लेता हूं। एक्यूरेटली वे करने का सिंपल सा तरीका है, पहले उसको इस डब्बे के साथ में वे कर लो, फिर वो अल्कोहल को फेंक दो, फिर खाली डब्बे को वे कर लो। डब्बे के साथ जो अल्कोहल का वजन था वह देख लिया, अल्कोहल के अलावा सिर्फ डब्बे का जो वजन था वह देख लिया। दैट मैटर मास, फुल कैपेसिटी उसकी में। हाँ फुल कैपेसिटी। अब मास ऑफ अल्कोहल निकाल लिया, ठीक है। दैट मास ऑफ अल्कोहल ऑक्यूपाइड 1 लीटर। नाउ द डेंसिटी ऑफ दैट अल्कोहल इज द मास ऑफ अल्कोहल, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। Mass of alcohol upon the volume occupied by it. Now, suppose वो मास आता है 800 ग्राम्स, वह मास आया 800 ग्राम्स और वॉल्यूम 1 लीटर, मीन्स द डेंसिटी ऑफ अल्कोहल इज 800 ग्राम्स पर लीटर। 800 grams per liter. Now you can convert it like this. 1 gram per liter is 10 to the power minus 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर की जगह आप 1000 सीसी लिख दीजिए और 10 to the power minus 3 मीन्स द डेंसिटी ऑफ अल्कोहल इज 0.8 ग्राम्स पर सीसी। नाउ द फैक्ट इज कि किसी भी लिक्विड के लिए या फिर किसी भी सॉलिड के लिए यह डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। दे सम क्वेश्चन, कोई कुछ क्वेश्चन पूछा, पूछिए। हाँ हाँ
अरे एक मिनट, मैं आइस की बात नहीं कर रहा हूं, तुम वाटर के दो स्टेट कहां से देखने लग गए? हाँ, अरे किसका मास वेरी करता है? वाटर का मास वेरी करता है? भांग खा के तो नहीं आयो? अरे भाई, वाटर का मास वेरी करता है? क्या कहना चाहते हो तुम? अरे मैं वाटर की बात कर रहा हूं, आइस की बात ही नहीं कर रहा हूं। अरे तो मैं, आइस को आप वाटर कभी नहीं कहते हो बाबा। आइस इज आइस, वाटर इज वाटर। वाटर लिक्विड है, आइस सॉलिड है। आइस की डेंसिटी जब मेजर करेंगे तब आइस का मास देखेंगे और आइस का वॉल्यूम देखेंगे। डेफिनेटली डेंसिटी ऑफ आइस इज डिफरेंट देन डेंसिटी ऑफ वाटर। आइस की डेंसिटी कुछ और होती है, वाटर की डेंसिटी कुछ और होती है, और दोनों में मतलब काफी कुछ फर्क है। क्या आपको पता है आइस फ्लोट्स ऑन वाटर? आइस पानी के ऊपर तैरता है। क्यों तैरता है? क्योंकि आइस की डेंसिटी कम होती है, आइस हल्का होता है, इसलिए ऊपर तैरता है। भारी होता तो नीचे डूब जाता। डेंसिटी डिफरेंस की वजह से ही आइस तैरता है। तो आइस की और वाटर की डेंसिटी को कृपया एकदम डायरेक्टली कंपेयर ना करें, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज है। और एक और बात, मास कभी वेरी नहीं होता। मास इज अ कांस्टेंट थिंग, इट्स कंजर्व्ड अकॉर्डिंग टू न्यूटन। अभी हम न्यूटनियन फिजिक्स पढ़ रहे हैं, सब कुछ न्यूटन के हिसाब से पढ़ेंगे। देखिए, 1 ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू, 1 लीटर की जगह मैंने 10⁻³ ग्राम पर सीसी लिख दिया। एंड देयर आर कन्वर्जन फैक्टर। मैं जो बता रहा था खास बात, किसी भी लिक्विड की डेंसिटी फिक्स होती है, फिक्स कंडीशन पर। मतलब वाटर को यदि आप लेते हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी फिक्स होगी, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी फिक्स होगी, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी फिक्स होगी। और इनफैक्ट स्पेशली फॉर वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 99 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर की डेंसिटी हल्की फुल्की वेरी तो होती है, लेकिन प्रॉब्लम्स में हम लगभग कांस्टेंट मान लेते हैं, दैट इज 1 ग्राम पर सीसी। वही बताता हूं। यदि हम अल्कोहल लें, यदि हम पेट्रोल लें, यदि हम डिटॉल लें, तो इन सभी लिक्विड की डेंसिटी नियरली कांस्टेंट रहती है। इसी तरह से सॉलिड्स की भी, जैसे चॉक है, तो इस चॉक की डेंसिटी यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो लगभग कांस्टेंट आएगी। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द चॉक इन द मास ऑफ द चॉक। यदि हम मास अपॉन वॉल्यूम डिटरमाइन करें, दैट इज द डेंसिटी ऑफ द चॉक एंड दैट वुड नियरली कम आउट टू बी अ कांस्टेंट। नाउ इंटरेस्टिंगली द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1000 kg पर मीटर क्यूब, और यह लगभग कांस्टेंट ही रहता है, हम मान लेते हैं। जनरली वाटर की डेंसिटी वेरिएशन जेई के सिलेबस में नहीं। डेंसिटी वेरिएशन होता है वैसे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स वुड गेट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, वाटर वुड एक्सपांड, और एक्सपांशन ऑफ वाटर की वजह से डेंसिटी कम होती है। बट इन केस ऑफ वाटर वी हैव गॉट एन स्पेशल बिहेवियर, दैट इज एनामलस एक्सपांशन। व्हाट डू यू मीन बाय एनामलस एक्सपांशन? देखिए, यदि हम टेम्परेचर के साथ वाटर का वॉल्यूम हम ऑब्जर्व करें, हम फिक्स मास ऑफ वाटर ले लें, फिक्स मास ऑफ वाटर का टेम्परेचर कम करते जाए, तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते हैं मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं। मॉलिक्यूल्स के एक दूसरे के करीब आने से वॉल्यूम घटता है। खास बात, विथ टेम्परेचर यह वॉल्यूम घटेगा, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह वॉल्यूम मिनिमम हो जाता है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद यह वॉल्यूम फिर वापस बढ़ने लगता है।
यदि वाटर की डेंसिटी टेम्परेचर के साथ प्लॉट करें, हम कहते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा डेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब वॉल्यूम मिनिमम हो जाता है तब डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है और उसके बाद डेंसिटी फिर वापस घटने लगती है। यह जो फॉर मोस्ट ऑफ द लिक्विड, अधिकतर लिक्विड के लिए जैसे जैसे टेम्परेचर घटाओगे स्लाइटली वॉल्यूम घटेगा और डेंसिटी बढ़ेगी फॉर मोस्ट ऑफ द लिक्विड। हम वह पेट्रोल ले लें, चाहे बेंजीन ले लें, चाहे केरोसिन ले लें, चाहे डीजल ले लें, चाहे हम स्पिरिट ले लें, चाहे हम कोई सा भी लिक्विड ले लें, देयर लॉट ऑफ लिक्विड्स। सभी लिक्विड के लिए टेम्परेचर के घटाने से वॉल्यूम हल्का हल्का, बहुत माइनर सा कम होता है और होता ही जाता है। लेकिन वाटर के लिए यह टेम्परेचर के घटाने से वॉल्यूम कम होता तो है, लेकिन थ्रूआउट कम नहीं होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम होता है और उसके बाद वाटर का वॉल्यूम घटने के बजाय बढ़ने लगता है। देखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर जब कम होता है तो वाटर का वॉल्यूम बढ़ने लगता है। दिस increase in volume with decrease in temperature we call it anomalous expansion of water। वाटर के वॉल्यूम के इस तरह से बढ़ने की वजह से डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए मास तो बिल्कुल कांस्टेंट है। पहले वॉल्यूम जब तक कम हो रहा था तब तक डेंसिटी बढ़ रही थी। वो जो डेंसिटी बढ़ती है बहुत ज्यादा हैवी तरीके से नहीं बढ़ती है, स्लाइटली डेंसिटी बढ़ती गई 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह डेंसिटी मैक्सिमम हुई और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम जब टेम्परेचर का तो डेंसिटी फिर वापस कम हुई। दैट्स व्हाई अब देखिए भारी चीज हमेशा नीचे होती है और हल्की चीज हमेशा ऊपर होती है। डेंसिटी ज्यादा होना मतलब चीज का भारी होना। ज्यादा डेंसिटी वाली चीज हमेशा नीचे होगी, कम डेंसिटी वाली चीज हमेशा ऊपर होगी। मतलब अभी बड़ा प्लेजेंट वेदर चल रहा है, टेम्परेचर कभी भी इस समय 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होता है। यदि हम तालाब के किनारे जाएं तो जो सबसे ऊपर पानी होगा उसकी डेंसिटी सबसे कम होगी और जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे डेंसिटी बढ़ेगी। मतलब ऊपर गर्म पानी होगा और नीचे ठंडा पानी होगा। ऊपर टेम्परेचर यदि 27 डिग्री सेंटीग्रेड है तो जैसे जैसे आप तालाब की गहराई में जाएंगे पानी ठंडा होगा, या फिर यह कहो कि ठंडा पानी नीचे होगा क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, गर्म पानी ऊपर होगा क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होगी। तालाब में जो ठंडा पानी है वो नीचे होगा, गर्म पानी ऊपर होगा। लेकिन कोल्ड सीजन में कनाडा में यदि हम जाएं जहां टेम्परेचर 0 तो क्या नेगेटिव में चले जाता है, वहां पर जरा सोचिए सबसे ज्यादा डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी की है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी सबसे भारी होता है और इससे कम टेम्परेचर वाला पानी 3 डिग्री सेंटीग्रेड वाला हल्का, 2 डिग्री सेंटीग्रेड वाला और हल्का, 1 डिग्री सेंटीग्रेड वाला और हल्का, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आइस होती है वह काफी हल्की होती है। इसीलिए तालाब यदि फ्रीज होता है
पानी यदि फ्रीज होता है तो कभी नीचे से फ्रीज नहीं होता है, हमेशा ऊपर से फ्रीज होता है। सबसे ऊपर वाली लेयर सबसे पहले फ्रीज होती है और आइस फ्रीज होता जाएगा और ऊपर से फ्रीज होता जाएगा और सबसे नीचे वाली लेयर सबसे आखिरी में फ्रीज होती है। और इनफैक्ट कनाडा में जो तालाब है 100% कभी फ्रीज ही नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं इसकी वजह भी जान लो। मान लीजिए तालाब 100 फीट गहरा है, ऊपर 10 फीट का पानी फ्रीज हो गया, 10 फीट का पानी फ्रीज हो गया, 10 फीट बिल्कुल ठोस बर्फ बन गई। नाउ दैट बिकम्स अ सॉलिड। ऊपर 10 फीट की सॉलिड की एक लेयर बन गई और नाउ दिस सॉलिड इट्स हीट कंडक्शन इज वेरी पुअर। उसका जो हीट इधर से उधर ट्रांसमिट करने वाली जो बात है सॉलिड की बहुत पुअर होती है, बिकॉज हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस थ्रू कंडक्शन एंड कंडक्शन इज इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस फॉर ट्रांसफर ऑफ द हीट। तो ऊपर की 10 फीट की लेयर के बर्फ में कन्वर्ट हो जाने के बाद फिर नीचे की लेयर फ्रीज हो ही नहीं पाती, या फिर यह कहो कि नीचे की लेयर बहुत धीमी फ्रीज हो पाती और उनके धीमे फ्रीज होने की वजह से तालाब के बॉटम में लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट करता है, हमेशा करता है। इट्स अ वेरी कॉमन फिनोमेना। आप फ्रीजर के अंदर आइस ट्रे रख दे, उसमें पानी रख दे और आप देख ले कि हमेशा जो बर्फ बन रही है वो सरफेस पर सबसे पहले बनती है और फिर नीचे वाला लिक्विड धीरे धीरे करके फ्रीज होता है। इट्स बिकॉज ऑफ दिस एनामलस एक्सपांशन ऑफ वाटर। एनीवे इट्स नॉट द कवरेज ऑफ माई डेंसिटी कंसेप्ट। डेंसिटी कंसेप्ट में मुझको ऐसा नहीं समझाना था। हाँ हाँ, वॉल्यूम वर्सेस डेंसिटी। देखिए वॉल्यूम वर्सेस डेंसिटी तो इधर से ही हम देख सकते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम और डेंसिटी एंड वॉल्यूम, द ग्राफ वुड बी समथिंग लाइक दिस। नहीं, वाटर के लिए वॉल्यूम वर्सेस डेंसिटी वो भी इसी तरह से आ जाना चाहिए। हाँ हाँ, इट्स एनामलस एक्सपांशन का सिंपल सा एक्सप्रेशन है, एक्सप्लेनेशन है, दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि एक लिक्विड स्टेट में हैपहजार्ड होता है, वह टेम्परेचर कम होने पर सॉलिडिफाई होने के लिए ऑर्गेनाइज होता है। उस ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट के लिए वहां पर जो इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती हैं, उनके प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के लिए द स्पेस ऑक्यूपाइड इज लार्ज। वाटर जब सॉलिडिफाई होता है तो यह जो अरेंजमेंट है वाटर और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसे ऑर्गेनाइज होना पड़ता है और इस ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट के लिए इस तरह से कुछ ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट वाटर मॉलिक्यूल करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हुए, और इस ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट करने के लिए उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और इस वजह से वहां एनामलस एक्सपेंशन हो जाता है। और जब लिक्विड स्टेट में रहता है तो एक दूसरे में इस तरह से अरेंज होने के बजाय चाहे जिस तरीके से एक दूसरे में अटके हुए रहते तो वॉल्यूम कम रहता है। हाँ, एनामलस एक्सपेंशन दिखा देंगे मतलब, हाँ लिख लो ना। हाँ, जोर से बोलिए प्लीज।
देखिए, नाउ दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट डेंसिटी, बट density of most of the substance is given in relative terms. Next concept is relative density. Generally, density relative terms में दी जाती है. We always give relative density of anything. कोई एक रेफरेंस निर्धारित कर दिया जाता है, एक स्टैंडर्ड असाइन कर दिया जाता है और उस स्टैंडर्ड के रेस्पेक्ट में डेंसिटी बताई जाती है. एंड फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स रेफरेंस इज वाटर. जो स्टैंडर्ड रेफरेंस के रूप में लिया जाता है सॉलिड्स और लिक्विड की, वाटर को लिया जाता है. एंड रिलेटिव डेंसिटी इज मेजर्ड और रिलेटिव डेंसिटी इज डिफाइंड लाइक दिस: डेंसिटी अपॉन द डेंसिटी ऑफ रेफरेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन द डेंसिटी ऑफ रेफरेंस. For example, the density of mercury is 13.6 gram per cc or 13.6 into 10 to the power 3 kg per meter cube. Now this is the absolute density of mercury. यह मर्क्यूरी की एब्सोल्यूट डेंसिटी है. Now density of water is 1 gram per cc or 1000 kg per meter cube. We used to say that relative density of mercury is density of mercury upon the density of water. The density of mercury is 13.6. This is the relative density of mercury. किस तरह से लिखा हूं मैं? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया. डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और यह 1 ग्राम पर सीसी. So relative density of mercury is 13.6. Now what do you mean by this? It means that mercury is 13.6 times heavier than water. कहने का मतलब है इस ग्लास में पानी है. मान लीजिए इस ग्लास में यह जो पानी है इसका वजन है 200 ग्राम. इस ग्लास में इतनी ही मर्क्यूरी भर दी जाए तो उसका वजन होगा 13.6 टाइम्स द वेट ऑफ वाटर इन इट. यदि इसमें पानी का वजन 200 ग्राम है तो मर्क्यूरी का वजन होगा 13.6 इंटू 200 ग्राम्स. दिस इज द मीनिंग ऑफ relative density for most of the solids. For solids and liquid, generally the reference is water. Water को reference के रूप में लिया जाता है और relative density it's always defined as absolute density upon the density of reference. Absolute density upon the density of reference. Mercury की absolute density यह है, water की जो reference है उसकी absolute density यह है. दोनों का रेशियो ले लिया गया, यूनिट कैंसिल हो गए. अब हमेशा ध्यान रखो, एब्सोल्यूट डेंसिटी हैव ऑलवेज गॉट अ यूनिट, इट हैव गॉट अ डायमेंशन एंड द यूनिट इज ऑलवेज आइदर ग्राम पर सीसी और केजी पर मीटर क्यूब और ग्राम पर लीटर और केजी पर लीटर. यह जो एब्सोल्यूट डेंसिटी है यह
एक यूनिट फुल क्वांटिटी है, इसकी कुछ यूनिट होनी चाहिए, इसका कुछ डायमेंशन होना चाहिए, और वह जो यूनिट होगा या तो ग्राम पर सीसी होगा, या केजी पर मीटर क्यूब, या फिर ग्राम पर लीटर. While relative density, it's always a dimensionless quantity. यह एक dimensionless quantity है, because it's density upon the density. The two dimensions get cancelled और यह relative density एक dimensionless quantity हो जाता है. यदि कहीं पर density का कोई यूनिट नहीं दे रखा हो, मतलब समझ जाइए कि वह relative density है. For example, density of iron is 5.6. यदि सिर्फ इतनी सी बात लिख दी, कहीं डेटा दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ आयन इज 5.6, इसका मतलब है कि यह रिलेटिव डेंसिटी है, क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं है, इसका कोई डायमेंशन नहीं, मतलब यह रिलेटिव डेंसिटी. अब हमें एब्सोल्यूट डेंसिटी यदि चाहिए तो डेंसिटी ऑफ आयन इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, रेफरेंस की डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दें, सो इट शुड बिकम 5.6 ग्राम पर सीसी और 5.6 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर. दिस इज द एब्सोल्यूट डेंसिटी. हम इस तरह से इसे डिटरमाइन करते हैं. देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया कि सॉलिड और लिक्विड के लिए रिलेटिव डेंसिटी कंसेप्चुलाइज करने के लिए द रेफरेंस इज वाटर. पानी को रेफरेंस ले लिया जाता है किसी भी सॉलिड या फिर लिक्विड की डेंसिटी के कंसेप्चुलाइजेशन के लिए. व्हाट अबाउट गैस? गैस की डेंसिटी कंसेप्चुलाइजेशन के लिए, रिलेटिव डेंसिटी कंसेप्चुलाइजेशन के लिए पानी को इस्तेमाल क्यों नहीं करा जा सकता? इट्स बिकॉज वाटर इज हैवी when compared with gases, or the gases are very light when compared with water. यदि वाटर के कंपैरिजन में गैसेस की डेंसिटी निकालने की कोशिश की जाए तो अननेसेसरी वो जो आएगा 0.0001 एंड समथिंग लाइक दिस, क्योंकि गैसेस बहुत हल्की होती है. Relative density of gases. गैसेस की रिलेटिव डेंसिटी लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में मेजर की जाती है, विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस, and it's called vapor density. हम इसे कहते हैं वेपर डेंसिटी. वेपर डेंसिटी मींस रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस. वेपर डेंसिटी मींस relative density of gas with respect to hydrogen gas. किसी भी गैस की relative density हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में. Vapor density is defined as density of gas upon the density of hydrogen gas. अब देखिए, at NTP, 1 mole of hydrogen is equal to 2 grams of hydrogen.
and it would always occupy 22.4 liters. Hence, density of hydrogen is 2 gram per 22.4 liters. While 1 mole of any gas, it's always equal to m grams of gas, where m is the molecular weight. And at NTP, it would also occupy 22.4 liters. Hence, density of gas is m grams per 22.4 liters. मैंने अभी अभी जो वेपर डेंसिटी की डेफिनेशन लिखी है, वेपर डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन. The relative density of any gas with respect to hydrogen, we call it vapor density. Density of gas की जगह लिखूं मैं m grams per 22.4 liters. Density of hydrogen की जगह 2 grams per 22.4 liters. 22.4 liters cancelled. ग्राम से ग्राम कैंसिल. Vapor density of any gas is always given by its molecular weight divided by 2. Although we had obtained it at NTP, हमने भले ही इसे NTP के लिए obtain करा है, but it's always applicable for any gas. हमने भले ही इसे derive NTP के लिए करा है, लेकिन यह किसी भी कंडीशन पर ट्रू है. किसी भी टेम्परेचर, किसी भी कंडीशन पर the vapor density of gas is always equal to molecular weight upon 2, and the vapor density, it's defined as relative density of gas with respect to hydrogen gas. हाइड्रोजन गैस के रेस्पेक्ट में किसी भी गैस की relative density. And from here we can also say that hence molecular weight of gas is 2 into its vapor density. But this thing hold only for gas. It hold only for gas. यह जो चीज है सिर्फ गैस के लिए ही होल्ड करेगी, किसी लिक्विड या सॉलिड के लिए यह चीज मत सोचना. अभी अभी जो मैंने बताया, मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 इक्वल टू वेपर डेंसिटी और 2 इंटू वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, यह जो एक्सप्रेशन है सिर्फ गैस के लिए, क्लोरीन के लिए, हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए, ऑक्सीजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, मीथेन के लिए, इथेन के लिए, प्रोपेन के लिए, सिर्फ गैसेस के लिए ही आप इसे लगाइए, कभी सॉलिड या लिक्विड के लिए नहीं. नाउ डेंसिटी के लिए जनरली एक और टर्म इस्तेमाल करा जाता है, एंड दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी. कई जगह पर डेंसिटी लिखने के बजाय, कई राइटर्स, कई ऑथर डेंसिटी लिखने के बजाय स्पेसिफिक ग्रेविटी भी लिखते हैं. एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड डेंसिटी दे आर वन एंड द सेम थिंग. कोई फर्क नहीं है. स्पेसिफिक ग्रेविटी हम इसी तरह से डिफाइन करते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम. स्पेसिफिक ग्रेविटी भी एब्सोल्यूट भी होती है और रिलेटिव भी होती है. इसी समय ट्यूट शीट का भी जो मैंने शीट दी है, इस शीट में फर्स्ट प्रॉब्लम इसी समय कीजिए.
21st प्रॉब्लम इसी समय कीजिए। अभी अभी जो मैंने शीट डिलीवर करवाई है, इस शीट का 21st प्रॉब्लम मैं इसी समय डिस्कस करना चाहूंगा। हाँ जी, देखिए, द नगेट ऑफ गोल्ड एंड क्वार्ट्स वे 100 grams. Specific gravity of gold is 19.3, quartz is 2.6 and nugget is 6.4. Calculate the weight of gold in the nugget. उस नगेट में गोल्ड का वजन कितना है? इनफैक्ट यह जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, इट्स बेस्ड ऑन अ रियल इवेंट। कुछ सचमुच में इस तरह से हुआ है। वो आपने एक सुना होगा, यूरेका, जो मिल गया जिसको बोलते हैं, जो ग्रीस में एक किंग ने एक अपना ताज बनाने के लिए कहा, और जो उसका जो मुकुट था, जिसने भी बनाया, जो क्राउन था बनाया, उसने गोल्ड और क्वार्ट्ज में उस चीज को बनाया। एंड उसने कहा कि इसमें इतना सोना लगा है और इसमें इतना क्वार्ट्ज लगा है। उस समय उस राजा के मन में एकदम से डाउट आया था कि भाई इसमें इतना सोना लगा है, यह कैसे पता? उसने उसी समय को डिक्लेरेशन करा दिया था थ्रू आउट द, मतलब उसके कंट्री में, कि मेरे इस मुकुट में कितना सोना है, जो इस बात को एक्यूरेटली बता देगा उसे कुछ वो इनाम दे रहा था। लेट अस से 100 सोने की मोहरें दे रहा। और यह उस समय एक बर्निंग क्वेश्चन हुआ था। तो उस समय दिस पर्टिकुलर पर्सन हु वाज इज आर्कमेडीज ने ही ये सारे कंसेप्ट दिए हैं। वो उस समय पूल में, स्विमिंग पूल में नहा रहा था, एंड ही वाज टोटली न्यूड उस समय। और उसको उस समय नहाते समय यह बात समझ में आई थी कि मैं जब बाहर हूं तो मुझको अपना वजन काफी ज्यादा लगता है, लेकिन जब मैं पानी के अंदर जाता हूं तो मेरा वजन कम हो जाता है। बाहर जो मैं महसूस कर रहा हूं वो एब्सोल्यूट वेट है, जबकि पानी के अंदर जो मैं महसूस कर रहा हूं वह रिलेटिव वेट है, वह मेरी रिलेटिव डेंसिटी है। तो वाटर के रेस्पेक्ट में डेंसिटी है, मैं कितना पानी बाहर डिस्प्लेस कर रहा हूं उसके हिसाब से। एंड देन ही कंसेप्चुअलाइज ऑल दिस डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, आर्किमिडीज ने। एंड देन वो उस समय जब उसको ये सब क्लिक हुआ था, तब वो यूरेका बोलता हुआ बिल्कुल न्यूड दौड़ पड़ा था। और तब से यह चीज फेमस हो गई है। और यह प्रॉब्लम इनफैक्ट उसी पर ही है कि यदि डेंसिटी गोल्ड की इतनी है, क्वार्ट्ज की इतनी है, नगेट की इतनी है, तो मास ऑफ गोल्ड इजीली पता लगाया जा सकता है। सपोज द मास ऑफ गोल्ड इज x एंड दिस इज मास ऑफ गोल्ड and y is mass of quartz. Hence x plus y should be equal to 100. Now density is defined as mass upon volume. Hence what is the volume of quartz? Volume of gold. Volume of gold is, now density is mass upon volume. Hence volume is mass upon density. So volume of gold is x upon its density, that is 19.3, and volume of quartz is y upon 2.6. तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? टोटल वॉल्यूम इज x upon 19.3 plus y upon 2.6. Now total mass upon total volume, this should be the density of that nugget, that is 6.4. We have got two equations and two unknown. Solve them in order to get the answer. X is mass of gold, y is mass of quartz.
100 ग्राम का नगेट है, 100 ग्राम का उसका क्राउन है, और उस क्राउन का वजन यदि 100 ग्राम है तो उसमें गोल्ड का मास x है, क्वार्ट्ज का मास y है, तो x प्लस y शुड डेफिनेटली बी इक्वल टू 100. नाउ डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, हेंस वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी. वॉल्यूम ऑफ गोल्ड हो जाएगा मास ऑफ गोल्ड अपॉन इट्स डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ क्वार्ट्ज जाएगा मास ऑफ क्वार्ट्ज अपॉन इट्स डेंसिटी. वॉल्यूम ऑफ गोल्ड प्लस वॉल्यूम ऑफ क्वार्ट्ज should be the volume of that crown. Total mass upon total volume should be the density of the crown, and that is 6.4. Then next concept. Now the next is Dulong and Petit's law. देखिए यह जो लॉ है, इट्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन. देयर इज नो प्रूफ टू इट, देयर इज नो मैथमेटिकल और थियोरेटिकल सपोर्ट. एक मिनट होल्ड करो, पहले मुझको लॉ बोलने दो. देयर इज नो मैथमेटिकल और थियोरेटिकल सपोर्ट, देयर इज नो प्रूफ. यह सिर्फ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड लॉ है. फॉर मोस्ट मेटल्स, नॉट ऑल मेटल्स, for most metals, their atomic weight into a specific heat in calories per gram